ओके, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से ही। ठीक है, अभी एक बात आप पहले समझ लीजिए अच्छे से, क्या करना है एग्जैक्टली डेली बेसिस पे। आपको 3 तरह के कॉपी चाहिए, 3 कॉपी रिक्वायर्ड है। एक जो क्लास नोट्स रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्लास नोट्स रहने वाला है, क्योंकि भाई जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कराने वाला हूँ। तो पहला जो है क्लास नोट्स होना चाहिए, जिसमें पूरा हर चीज लिखा हुआ आना चाहिए। सेकेंड नंबर होमवर्क कॉपी। ये होमवर्क कॉपी कौन सा है तो वो आज पता चल जाएगा आपको, जैसे ही क्लास खत्म होगा। क्लास खत्म होने के बाद डीपीपीस हम लोग देने वाले हैं। हर दिन आपको डीपीपीस रहेगा, तो हर दिन हम डीपीपीस देने वाले हैं। वो डीपीपीस को सॉल्व करके लेकर के आना है, और ये होमवर्क कॉपी जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जब आपका पूरा क्लास हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, तब आपको फाइनली वो चेक होकर के मिल भी जाएगा। ठीक है, तो ये होमवर्क कॉपी आपके लिए होना बेहद जरूरी है। और तीसरा जो है वो है शॉर्ट नोट बुक। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट जो है वो पेजेस में बनाते हैं, गुड थिंग, बट मुझे लगता है वो पेजेस उड़ जाते हैं समय के साथ। ठीक है, तो इसलिए बेस्ट आइडिया क्या है कि शॉर्ट नोट जो हम बनाएंगे वो पेजेस में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, एक ऐसे कॉपी में बनाएंगे जिस कॉपी को हमेशा कैरी करेंगे, कि कभी भी अगर हमें एग्जाम है, हम उन्हें कॉपी निकाला, कॉपी निकालने के बाद फटाफट याद किया और याद करके खत्म हो गया। तो इस शॉर्ट नोट्स कॉपी में ही बनाना है, पेजेस में नहीं बनाना है। बाद में इस शॉर्ट नोट के थ्रू ही एक्स्ट्रा जो शॉर्ट नोट बनाएंगे, और ज्यादा शॉर्ट नोट, वो हम बनाएंगे पेजेस में और उसको चिपकाएंगे दीवार पे। बट वो बात की बात है, राइट नाउ इनिशियल पोजीशन में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी कि डेली बेसिस पे जो क्लासेस का समरी होगा, समरी पॉइंट्स आफ्टर सॉल्विंग डीपीपीस, और जो नोटबुक है वो पढ़ने का जो समरी पॉइंट्स होगा वो आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, समरी पॉइंट्स, शॉर्ट नोट्स। तो ये 3 कॉपीज आपको फिजिक्स के लिए होना चाहिए, ऐसा ही केमिस्ट्री के लिए होना चाहिए, और बायोलॉजी के लिए भी, और मैथमेटिक्स के लिए भी। चारों सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हर दिन सीखने का तरीका क्या होगा। तो सीखने का तरीका ऐसा होगा, मैं जो भी क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, या जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्लास होगा होने के बाद आपको घर पे जाना है, उसको रिवाइज करना है। ये प्रोसेस सब लोगों को याद रखना है। क्लासरूम में जो पढ़ाओ घर पे जाकर रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जो डीपीपी आपको मिलने वाला है, डेली प्रैक्टिस शीट, वो बेसिकली उसको सॉल्व करना है आपको घर पे जाकर के। पहले रिवाइज करना है, याद करना है, फिर सॉल्व करना है। अगले दिन आना है। अगले दिन जब आप आओगे तो आपका फिजिक्स को लेकर के 15 मिनट का टेस्ट रहेगा, 15 मिनट टेस्ट फिजिक्स के ऊपर। ऐसा ही केमिस्ट्री के लिए भी होगा, ऐसा ही बायोलॉजी के लिए भी होगा, ऐसा ही मैथमेटिक्स के लिए होगा। मतलब चारों सब्जेक्ट के लिए 15-15 मिनट का टेस्ट भी रहेगा आपको। तो फिजिक्स का जो टेस्ट रहेगा 15 मिनट्स का रहेगा, और इस 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन रहेंगे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। क्वेश्चन का लेवल अगर हार्ड होगा तो हम 7 या 8 क्वेश्चन ही डालेंगे, और अगर नॉर्मल लेवल अगर होगा तो हम 10 क्वेश्चन डालेंगे। तो बेसिकली 8 से 10 क्वेश्चन, टाइम रहेगा आपको 15 मिनट, उसके अंदर सॉल्व करना है। अब इसमें उसी का अच्छा आएगा जो बच्चा ढंग से घर पे जाकर के रिवाइज और डीपीपी सॉल्विंग करता है। और अगर नहीं करोगे अगर आप, तो उस केस में जो है इसमें फेल होना बड़ा इजी टास्क हो जाएगा, अगर सही तरीके से जजमेंट किया जाए तो। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट जो है हमारे 12th बैच में किया है मैंने। पहले 3-4 दिन में तो बड़ा अच्छा करते हैं बच्चे, 5वें दिन से वो चीज़ें हार्ड होने लगती है। जो मैं बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। तो 5th, 6th, 7th डे जो है वो अगर अच्छा करना है अगर आपको, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। जब ये 8 to 10 क्वेश्चन का हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन का हुआ, 40 मार्क्स के आपके टेस्ट रहेंगे। हर एक गलत के लिए -1 मार्क किए जाएंगे। क्यों -1 मार्क किए जाएंगे? क्योंकि जिसको देखो तुक्का लगाने में बड़ा एक्सपर्ट रहते हो आप लोग। 4 ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन में केवल तुक्का ही तो लगाना है, तो मस्त किसी में भी लगा दिए तो उसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाएगी, और तब हमें समझ में भी आएगा कि आपने तुक्का मारा करके। इसलिए -1 मार्किंग जो है वो निगेटिव मार्किंग दिया जाएगा आपको। और अगर सही होता है तो +4 मार्किंग रहेगा। अगर अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 होगा। 40 का 40 मार्क्स है, लेकिन अगर आपने लेस देन 10 मार्क्स किया तो उस केस में आपका जो फाइनल क्लास होगा, जो कि 12:30 को खत्म हो जाएगा। 12:30 के बाद आपको बैठ के पढ़ाई करनी है, यहीं पे जो फैकल्टी रहेंगी उस फैकल्टी से पूछ करके खत्म करना है, और जब तक आप खत्म नहीं करोगे आपको घर जाने नहीं दिया जाएगा। 12th वाले बच्चों के साथ थोड़ा कंस्ट्रेंट है मेरे, इसलिए मैं उनको ऐसा नहीं कर पाता हूँ, बट आपके साथ कोई कंस्ट्रेंट मेरा नहीं है, तो मैं बिंदास ये कर सकता हूँ। मैं तो 10 मिनट के
10 मार्क्स से अगर कम अगर आया तो 12:30 बजे के बाद तब तक रोक के रखूंगा मैं, जब तक कि मुझे लगेगा नहीं कि आपको आ गया है। ये याद रखना आप, ठीक है। तो ये चीज है, हर एक में स्कोर करना है आपको, 10 के ऊपर स्कोर करना है। अगर आपने किया तो वो नॉमिनल हो जाएगा। और अगर इस पूरे सिचुएशन के दौरान कहीं पे भी कोई भी डाउट्स अगर आता है, कभी भी फैकल्टीज अवेलेबल रहेंगी। रात को 8 बजे तक मैं खुद ही रहने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप उस केस में कभी भी बिंदास आकर ये पूछ सकते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे का शेड्यूलिंग रहेगा पूरा। और जब हम बात करेंगे सैटरडे का, सैटरडे को केवल और केवल मॉड्यूल्स का डिस्कशन होगा और कुछ भी नहीं। यानी कि सैटरडे को आप समझ लीजिए ऐसा कि मॉड्यूल जो मिलेगा, जो मॉड्यूल मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, वो चैप्टर वाइज मॉड्यूल प्रोवाइड करने वाला हूँ। वो मॉड्यूल्स के डिस्कशंस, पूरे डाउट जो रहेंगे उसके डिस्कशंस होंगे। और संडे को एक ऑफलाइन टेस्ट रहेगा आपका। ये ऑफलाइन टेस्ट 3 घंटे का रहेगा। और ये 3 घंटे के टेस्ट में एक्चुअल मेजरमेंट होगा मंडे टू फ्राइडे का कंटेंट। तो जैसे हमने फर्स्ट मंथ में अगर देखेंगे तो हमारे पास 4 वीक्स होते हैं। वीक 1 में अगर मैं जो टेस्ट लूंगा उसका कंटेंट ये रहेगा। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। वीक 2 में जो कंटेंट रहेगा उसका टॉपिक ये रहने वाला है। वीक 3 में जो कंटेंट होगा उसका टॉपिक ये रहने वाला है ना। वीक 4 जिसको हम लोग बोलेंगे मंथली टेस्ट, ये जो मंथली टेस्ट है बेसिकली उसमें ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेबस रहेगा। ये हर मंथ का एक मंथली टेस्ट रहेगा। यानी कि जो लास्ट टेस्ट होगा लास्ट संडे को, उसको बोलते हैं मंथली टेस्ट। और मंथली टेस्ट में हर बार पूरा सिलेबस रहेगा एक मंथ का। सिमिलरली सेकेंड मंथ का भी सेम टाइप से रहेगा आपका, थर्ड मंथ का भी सेम टाइप से रहेगा आपका। थर्ड मंथ के लास्ट में हम लोग एक टेस्ट लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरली टेस्ट। क्वार्टरली टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ का पूरा सिलेबस रहेगा आपका। 3 महीने का पूरा सिलेबस क्वार्टरली टेस्ट कहलाएगा। और ये क्वार्टरली टेस्ट में अगर आप अच्छा करोगे अगर, तब इस केस में पीटीएम में आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर अच्छा नहीं करोगे तो उस केस में जो भी हमें एक्शंस लेने पड़ेंगे वो एक्शंस लेंगे, वो आपके फ्यूचर के लिए। इसको बोलते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो ये आपका हर 3 महीने के बाद रहने वाला है यहाँ पे। तो 1 साल में टोटल 4 मीटिंग्स होने वाले हैं। ये प्रोसेस को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ प्रोसेस को लेकर के। किसी को भी कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो कि ये कैसा वो कैसा, तो पूछ सकते हो आप। क्योंकि ये पहला क्लास है, बहुत सहमे हुए दिख रहे हो। 2-4 दिन के बाद जो है एकदम अलग ही मोड में आ जाओगे आप, मुझे पता है वो चीजें। किसी को भी डाउट है तो बिंदास पूछो। कोई डाउट नहीं है? इसको लिख लीजिए फटाफट कॉपी में। फर्स्ट डे वाला जो है कॉपी में लिखिए डे 1 करके। फास्ट लिखिए, क्योंकि कैसा है आपको याद नहीं रहने वाला ये समय के साथ। लिख लो फास्ट, सबको लिखना है, सबको लिखना है सबको। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, फास्ट लिखना, क्योंकि ये चीजें अगर आपके कॉपी में नहीं रहेगी, डे 1 के कॉपी में पहले पेज में ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। कोई बात नहीं, लिख लीजिए लिख लीजिए। अभी इसके बाद हम लोग एकदम टू द पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, टॉपिक पे भी। हाँ हाँ 10 दिन में। हाँ संडे को है ना, ऑफलाइन टेस्ट के बाद छुट्टी रहेगी। देखो एक बच्चे का डाउट है कि सर संडे को छुट्टी रहेगी क्या? ऑफ कोर्स छुट्टी रहेगी। 9 से 12 टेस्ट दीजिए, उसका छुट्टी है, ठीक है। कोई क्लासेस नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं। उसका डिस्कशन हम लोग मंडे को करेंगे। देखिए मैं अगर ऐसा बता रहा होगा तो कोई दूसरा फैकल्टी नहीं बताएंगे आपको ये सब, ठीक है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से लिख ही लीजिए, क्योंकि इसी पैटर्न में आपका पूरा चीज चलने वाला, पूरा करिकुलम। चलिए सबसे पहले फिजिक्स में अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन। एंड सेकेंड जो चैप्टर होगा वो होगा काइनेमेटिक्स। थर्ड जो होगा वो होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये जितने भी चैप्टर अभी आने वाले हैं ये सारे चैप्टर्स को हम लोग बोलते हैं मैकेनिक्स पार्ट। और मैकेनिक्स पार्ट फिजिक्स का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, डोंट वरी, ठीक है हार्डेस्ट पार्ट। लेकिन अभी कैसा है, इस बार जो डिजाइन किया गया आपके लिए, जो तरीका, जो करिकुलम, वो बहुत अलग है और अलग तरीके से हमने डिजाइन किया है।
और वो तरीका इतना आसान है, इतना अच्छा है कि जो अगर हम डीपीपी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने पूरी तरीके से कॉपरेट किया अगर, तो आप ना काइनेमेटिक जैसे जो टॉपिक है उसमें एकदम हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखते हैं अभी कि किस तरीके से आप परफॉर्म करते हो। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ऐसे करीब करीब 13 चैप्टर्स है जिसको हम लोग कंटिन्यूशन में करेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर जो चैप्टर है जिसको हम 0th चैप्टर नाम देंगे उसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। कितने लोग यहाँ पे नीट वाले हैं? ओके, कितने लोग जेडवली वाले हैं? जेडवली, राइट। आप में से अधिकांश लोग जो जेडवली वाले हैं उनको तो ये पढ़ना ही है, लेकिन जो नीट वाले हैं उनको एग्जैक्टली जो मैं बता रहा हूं, मैं एग्जैक्टली जो बता रहा हूं वो फॉलो करना है आपको, नथिंग एल्स। तो ये पूरा का पूरा जेडवली के लिए ही कंटेंट है। और यहाँ पे ये जो बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, ये चीज आपको कहीं से भी दुनिया में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको। कैलकुलस में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेट है, कैलकुलस में एक चैप्टर डेडिकेट है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और एक है इंटीग्रेशन। ऐसे 2 चैप्टर्स है, वो चैप्टर पूरा का पूरा फिजिक्स में काम आता है। लेकिन आपको जितना मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स में उससे ज्यादा काम में कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे कितने भी हाई लेवल क्वेश्चंस क्यों ना कर लो आप। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री एक पार्ट आपको कवर करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट कवर करना पड़ता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो जो पार्ट लगने वाला है वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, सबसे पहला पार्ट लिखो कैलकुलस। सबसे पहला पार्ट कैलकुलस। इसमें लिखिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अब ये डिफरेंशिएशन जो पार्ट है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, कोई बता सकता है फंक्शंस क्या है? जो आपको दिल में आए ना वो बता दे रहा है। फंक्शंस क्या है? व्हाट इज फंक्शंस? बोलो, तुम लोग पढ़ता होगा ना 10th के बेसिस पे, 11th के बेसिस पे, 12th के बेसिस पे। फंक्शंस का मतलब मैं जो समझाता हूँ एग्जैक्टली वो समझना है और फटाफट बोलना है। मुझे एहसास हो रहा है कि अब फर्स्ट क्लास को लेकर के कुछ ज्यादा ही ये हो, शांत हो। पहले ये समझ लो कि फंक्शंस क्या होता है और एग्जैक्टली जो मैं पूछूं उसका जवाब देते जाना। फंक्शंस का मतलब होता है मशीन एक तरह से। अगर मैं कोई मशीन के बारे में बात कर रहा हूं मतलब कोई फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, याद रखना। जैसे मान लेते कोई भी मशीन हो, कॉफी मशीन अगर आपने देखा होगा, तो कॉफी मशीन के अंदर अगर देखोगे तो 2 चीजें हैं, एक है इनपुट और दूसरा क्या है? आउटपुट, जो हम कंज्यूम करते हैं, कॉफी जिसको बोलते हैं। और इनपुट के रूप में क्या क्या जाता है उसमें बताओ? पाउडर, यस, और शुगर, वेरी गुड। ऐसे शुगर तो कभी नहीं जाते हुए देखा है मैंने, बट ठीक है, शुगर और सॉल्ट, वाह। और कुछ लगता है तुमको? घी, दही ये एक्चुअली इसको बोल सकते हैं कॉफी पाउडर। क्या बोलेंगे? अरे बोलो यार, बोलो बोलो, अभी हो गया शांत वाला माहौल, खत्म हो गया अभी। हाँ, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम डालेंगे, कॉफी पाउडर हम डालेंगे और फिर वहां पे वाटर भी डालते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन जो होता है बेसिकली, वो कॉम्बिनेशन कुछ तो एक करता है। जो कुछ तो ये करता है, उस कुछ तो करने को क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शन करना। क्या करना? फंक्शंस का मतलब होता है एक मशीन, एक ऑपरेशन बेसिकली, जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। यानी कि हर फंक्शन, हर मशीन में एक इनपुट होगा और एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। लेट्स से दैट अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा z, ये हो जाएगा t। ऐसे ये वेरिएबल्स कहलाएंगे। तो जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और जो आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हम लोग y से डिनोट, यहाँ पे y से डिनोट कर लिया तो मैं इसको z से डिनोट कर देता हूं मैं। ये z को हम लोग बोलेंगे आउटपुट। यानी कि मशीन कुछ तो करेगा और करने के बाद इस इनपुट के साथ कुछ तो करेगा, इन करने का कुछ तो आउटपुट देगा। तो ये जो मशीन है बेसिकली, वो हर एक मशीन अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है। हर एक मशीन अलग अलग तरीके से डिजाइन होता है, इसलिए हर मशीन का आउटपुट भी क्या होगा? अलग अलग होगा। सबसे पहला मशीन में ले लेता हूं, लेट्स से दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ ये मशीन है कि नहीं है? पहले ये बताओ अच्छे से सोच के, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मशीन है कि नहीं है?
है। इस मशीन का नाम होता है स्क्वायर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इस मशीन का नाम है स्क्वायर फंक्शन। चलो सब लोग बताओ, इनपुट के नाम पे कौन है यहाँ पे? वाई। वाह, वाई आउटपुट है। वाई क्या है? अच्छे सोच सोच के बताना। इनपुट, इनपुट यहां क्या पुट कर सकते हैं? क्या पुट कर सकते हैं? किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? किसकी वैल्यू? एक्स की। अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? वाई मिलेगा ना। एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो वाई कितना मिलेगा? 3, 5, 9। मतलब आप कुछ तो पुट कर रहे हो, मशीन कुछ तो कर रहा है और उसका आउटपुट दे रहा है। ये आउटपुट रीजन हो गया, ये हो गया आउटपुट रीजन हमारा। और ये हमारा जो एक्स है ये हमारा कहलाएगा इनपुट। क्या कहलाएगा? इनपुट। इनपुट को हम लोग बोलते हैं, जो जो इनपुट हम दे सकते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। जो जो इनपुट दे सकते हैं, जो जो इनपुट दे सकते हैं। जैसे इस कॉफी मशीन का डोमेन क्या है? क्या बोलोगे? वाटर है, मिल्क पाउडर है, कॉफी पाउडर है, शुगर है, ये सब इसका डोमेन है। जो पॉसिबल चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं इनपुट के रूप में, उसको बोलते हैं डोमेन। तो हम इनपुट जो देते हैं, इनपुट का कलेक्शंस जो होगा, उस कलेक्शंस को हम लोग क्या नाम देंगे? डोमेन। छोटे छोटे नाम सब याद कर लो। डोमेन मतलब क्या होता है? इनपुट कलेक्शन। जितने इनपुट हम पॉसिबल इनपुट दे सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? डोमेन। और इनपुट देने के बाद कुछ ना कुछ मशीन काम करेगा, और मशीन काम करेगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, और जो आउटपुट देगा उस आउटपुट को हम लोग अगर हम कलेक्ट करते हैं आउटपुट को, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। मैंने 2 तरह की बातें बताई। कौन कौन सा? डोमेन एंड। बताओ डोमेन का मतलब क्या होता है? फील क्या करोगे? डोमेन का फीलिंग क्या है? इनपुट्स। क्या है? जितने तरह के इनपुट हम डाल सकते हैं उस मशीन में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। क्या बोलेंगे? और जो मशीन काम करने के बाद जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। तो डोमेन का मतलब ऑल पॉसिबल। बोलो बोलो फटाफट। देखो बोलने में ना पावर लगता है, सच बता रहा हूं मैं आपको, माइंड भी लगेगा, इसलिए ट्राई करो बोलने का क्लास में। ऑल पॉसिबल इनपुट्स आर नोन एज, और ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आर नोन एज रेंज। तो डोमेन और रेंज एकदम क्लियर होना चाहिए कि कोई फंक्शन का जो आउटपुट होगा, जितने पॉसिबल आउटपुट होंगे उसके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे रेंज, और जितने इनपुट्स हम दे सकते हैं उसके कलेक्शन को हम लोग बोलेंगे डोमेन। हर एक मशीन में ये 2 चीजें होगी ही होगी। एग्जाम्पल के तौर पर, क्या इस मशीन के बारे में जानते हो आप लोग? y इक्वल टू रूट एक्स। चलो बताओ, रूट के अंदर क्या हम पॉजिटिव डाल सकते हैं? पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं। 10, 20, 40, 50 डाल सकते हैं। क्या हम निगेटिव नंबर डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। मतलब यहाँ कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ रुकावट है बेसिकली, यहाँ हर चीज नहीं डाल सकते हम। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या है? वेरिएबल है, इनपुट है। लेकिन ये इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं? तो इनपुट में 0 डाल सकते हैं, यस। पॉजिटिव नंबर डाल सकते हैं, यस। निगेटिव डाल सकते हैं, नो। तो इसका जो ये बनेगा डोमेन बनेगा, वो बनेगा 0 से लेकर के हम इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर डाल सकते हैं, बट निगेटिव नहीं डाल सकते। अगर हम निगेटिव डालेंगे तो रियल रूट्स नहीं आएगा, उसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। और वो कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का जो है एक चीज है, कॉन्सेप्ट है, जो जिसमें वो चला जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा। वाई का मतलब क्या हुआ? आउटपुट की इनपुट। एक्स का मतलब इनपुट हम क्या क्या डाल सकते हैं? 0 से ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से कहां तक? 0 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। उन सारे को कलेक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। ये समझा आपको? जब हम आउटपुट के बारे में देखेंगे, जब हम 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। जब हम पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब इसका आउटपुट भी क्या होगा? 0 से कहां तक? इन्फिनिटी तक। 0 से कहां तक? इसका रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी, और डोमेन भी क्या हो गया? 0 से इन्फिनिटी। तो y इक्वल टू रूट एक्स इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर रूट फंक्शन। इसको हमने क्या नाम दिया? स्क्वायर फंक्शन। इसको क्या नाम दिया? स्क्वायर रूट फंक्शन। ऐसा ही तुम लोग सोच के बताओ बेटा कि y इक्वल टू मैंने लिखा साइन एक्स। चलो बताओ ये फंक्शन को हम लोग क्या नाम देंगे? वेल डन। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक। चलो बताओ x की वैल्यू कितनी? 0। तो y कितना? वेल डन। x की वैल्यू 30 डिग्री, y फटाफट बोलना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2। y देखो हम इनपुट कुछ डाल रहे हैं, हमें आउटपुट कुछ मिल रहा है, और ये काम किसका है? मशीन का। मशीन का नाम क्या है? साइन एक्स। मशीन का नाम क्या है? साइन एक्स। और ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? ट्रिगोनोमेट्रिक। किस कैटेगरी में फॉल करता है? अब आपको समझ में आया कि मैं फंक्शन के बारे में जो बताना चाह रहा हूं, वो फंक्शन के कुछ कैटेगरी आने वाले हैं। पहला कैटेगरी होता है अलजेब्रिक। क्या होता है? दूसरा कैटेगरी होता है ट्रिगोनोमेट्रिक। क्या होता है? और तीसरा कैटेगरी होता है एक्सपोनेंशियल। बोलो। और चौथा कैटेगरी क्या होता है? लॉगरिथमिक। क्या होता है? लॉगरिथम।
हम बेसिकली फिजिक्स में यही 4 कैटेगरी से डील करने वाले हैं। पहला क्या बताया मैंने, क्विक रिकॉल करो फटाफट, पहला क्या बताया मैंने, दूसरा, तीसरा और चौथा लॉगरिथमिक है ना। तो पहला आपको अलजेब्रिक पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। कौन कौन सा आता है बताओ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसका उल्टा, टैन का उल्टा कॉट, सेक, कॉस का उल्टा मैं बोल ही दिया, साइन का उल्टा हो सकता है। ऐसे कुल मिलाकर के हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। कितने होंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होंगे। और वो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का कलेक्शन कर दिया तो हम इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नाम देते हैं बेसिकली। पहला क्या है, अलजेब्रिक। क्या है, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक किसको बोलेंगे, चलो एक काम करते हैं, एक एक करके फटाफट जो है ये लिखते हैं। मुझे लगता नहीं है कि आपको इसको लिखने की जरूरत है बहुत ज्यादा, इसको केवल समझना था आपको। फंक्शंस, अगर अगली बार मैं पूछूं फंक्शन क्या है तो शांत नहीं रहना है, क्या बोलोगे, हाँ बहुत बढ़िया। इतने पूरे इसमें आपको सिर्फ यही याद रहा अभी, है ना। फंक्शन क्या है, उस मशीन में हम कुछ इनपुट डालेंगे और कुछ आउटपुट भी डाल दोगे। हम कुछ इनपुट डालेंगे और मिलेगा क्या, जो इनपुट हम डालेंगे उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वाह वेरी गुड। और उसके आउटपुट को क्या बोलेंगे, रेंज। इसलिए हर मशीन के लिए एक डोमेन होगा और एक रेंज होगा। और जब कैलकुलस पार्ट हम कभी पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, या मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए लगातार 2-3 क्लासेस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। उसके डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए क्वेश्चंस उसके ऊपर बहुत सारा पूछा जाता है। चलिए अभी लिखिए सबसे पहले फंक्शंस टाइप। फंक्शंस टाइप, देखो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो 10th का, मुझे कोई मैटर नहीं करता है। मैं एग्जैक्टली जो सिखा रहा हूं जिस तरीके से ना, आप डेली फॉलो करते जाओ बस। लिखिए फंक्शंस टाइप। कितने तरह के फंक्शंस होने वाले हैं, बोलो जल्दी फटाफट। 4। कौन कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक, यस एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और लास्ट लॉगरिथमिक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन सबसे पहले फर्स्ट नंबर आएंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, आप किसी चीज को पहचानना है कि अलजेब्रिक फंक्शन है कि नहीं है, तो कैसे पहचानेंगे, वेरिएबल लिखा रहेगा नीचे, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसका पावर एनीथिंग, एक्स रेस्ट टू पावर एनीथिंग, ये वेरिएबल कहलाएगा। और ये जो एनीथिंग आपको दिख रहा है ना, दैट शुड बी सम कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। अगर इस फॉर्मेट में कोई अगर दिख गया अगर आपको, तो आप क्या बोलोगे, अलजेब्रिक है। क्या बोलोगे, चलो टेस्ट करते हैं। x का पावर 5 अलजेब्रिक है कि नहीं है, ये फॉर्मेट में खाली चेक करते रहना। x वेरिएबल है, बोलो बोलो, और 5 जो है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो ये बेसिकली अलजेब्रिक है। नेक्स्ट बताओ, x रेस्ट पावर 2, x रेस्ट पावर 3/2 है कि नहीं है ओके। x रेस्ट पावर -1/2 है कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। x वेरिएबल है, वेरिएबल है, यस। पावर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट, सॉरी अलजेब्रिक। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, x रेस्ट टू पावर -3/2 अलजेब्रिक है। थोड़ा फास्ट सोचो, x रेस्ट टू पावर 9, x रेस्ट टू पावर 6, 3 रेस्ट टू पावर x, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि ये बेस जो होना चाहिए था, इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस जो होना चाहिए था वो वेरिएबल होना चाहिए था, और जो पावर होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, कांस्टेंट। बट यहां उल्टा हो गया। देखो बेस क्या है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है। अब पावर क्या है, वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेस्ट टू पावर x हमारा अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हुआ। आया समझ में आपको। अगर मैंने ऐसा लिखा रहता, लेट्स से दैट, एक और लाइन लिखता हूं मैं एग्जांपल के रूप में, चलो जल्दी जल्दी बताते जाना। x² + 2 क्या ये अलजेब्रिक है?
एक्स क्या है, वेरिएबल है, इसका पावर कांस्टेंट है। ओके ठीक है, कोई बताओ 2 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट नंबर। जितने भी दुनिया में कांस्टेंट नंबर है ना सब अलजेब्रिक है, सब क्या है, अलजेब्रिक है। क्योंकि कांस्टेंट नंबर को डिनोट जैसे 5 डिनोट करना है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स का पावर 0, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। तो 5 को 5 इंटू एक्स रेस्ट पावर 0 लिखा जा सकता है। एक्स वेरिएबल है और पावर 0 क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अगर अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो आपके दिमाग में जो फोटो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एक्स रेस्ट पावर एनीथिंग। एक्स क्या है, वेरिएबल, और एनीथिंग क्या है, कांस्टेंट। एनीथिंग क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ये नहीं काम करेगा। अच्छा यहाँ पे अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं 2 रेस्ट पावर एक्स प्लस 3, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्यों, 2 रेस्ट पावर एक्स आ गया ना, तो ये अलजेब्रिक है कि नहीं है, नहीं है, ये अलजेब्रिक नहीं है। 2 रेस्ट पावर एक्स वाला जो है अलजेब्रिक नहीं होगा, क्योंकि ये बेस जो है वो वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। लिखिए फर्स्ट नंबर, अलजेब्रिक फंक्शन, the function which contains structure वेरिएबल रेस्ट पावर कांस्टेंट, ऐसा लिखना, वेरिएबल रेस्ट पावर कांस्टेंट, वेरिएबल रेस्ट पावर कांस्टेंट is known as is known as algebraic function, is known as algebraic functions, is known as algebraic functions। और ये ऐसा बना लेना स्ट्रक्चर लिख करके, वेरिएबल रेस्ट पावर कांस्टेंट, दिस मीन्स बेस जो होना चाहिए और जो पावर होना चाहिए, पावर शुड बी कांस्टेंट एंड बेस शुड बी वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पे जितने एग्जाम्पल लिखते जाता हूं मैं, आपको बस टिक आउट करना है कि वो अलजेब्रिक है कि नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 by x plus 1 by x square, x cube plus x raised to power 5 plus 9 raised to power x, 3 raised to power x plus 2 plus x cube, x square plus x plus 2, 2x raised to power minus 3, x raised to power minus 1 plus x, 5 plus 2x, 3 minus x cube, 7 plus x raised to power minus 3। चलो बताओ, सोच सोच के बोलना बढ़िया से। फर्स्ट नंबर, क्या ये अलजेब्रिक है पक्का। 1 बाय एक्स प्लस क्या है, 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो हम 1 बाय एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स का पावर, ये वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है। आपको चेक क्या करना है, बेस क्या होना चाहिए, वेरिएबल, पावर क्या होना चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर में फॉल डाउन किया तो हम क्या बोलेंगे, भूल गए, हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक। तो ये अलजेब्रिक है। चलो ये अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ये है नहीं, तो इसलिए पूरा का पूरा जो है अलजेब्रिक है ही नहीं। यानी कि इसमें एक भी एक्सप्रेशन अगर ऐसा कंटेन होगा जो कि अलजेब्रिक नहीं है तो ये पूरा ही अलजेब्रिक नहीं होगा। चलो इसको बताओ, 3 raised to power x, ये नहीं है अलजेब्रिक, नहीं है ना, तो ये नहीं है। ये वाला कांस्टेंट नंबर के बारे में क्या बताया था, अलजेब्रिक है कि नहीं है, तो ये है। और ये वाला है, तो ये ओवरऑल पूछा जाए तो क्या होगा, नहीं है। चलो ये है, ये तो ये है। चलो इसमें ये पूरा है, ये भी पूरा है आई गेस, और ये वाला ये है, और ये वाला ये भी है, दैट्स राइट। तो इस तरह से हम पहचान जाएंगे कि अलजेब्रिक है कि नहीं है। सबसे पहले आपको पहचानना है, क्योंकि मैं अगली बार जब मैं बोलूं कि अलजेब्रिक फंक्शन के लिए इस टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन के रूप में ये सब समझ में आना चाहिए। इसको लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल्स। नोट्स एकदम बढ़िया से बनाना, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, नोट्स ही आपका सबसे बड़ा साथी होने वाला है। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम रहेगा, आप नोट्स को प्रॉपर लिखोगे तो आप देख पाओगे घर पे जाकर के। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास में शॉर्टकट अपनाते हैं, नोट्स लिखना नहीं पसंद करते, और वो उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक भी रहती है।
हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर लिखिए, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये पहचानना बेहद ईजी है। कुल मिलाकर के हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इन तीनों का रेसिप्रोकल अगर हम बात करें इसके रेसिप्रोकल्स की, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बनेगा? कॉसेक थीटा बनेगा। नेक्स्ट कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा बनेगा, सेक थीटा। और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या बनेगा बच्चों? कॉट थीटा बनेगा। दैट्स राइट। ये 6 तरह के फंक्शंस ही दिखेंगे। जहां पे ये फंक्शन आपको दिख जाएंगे आप बोल देना कि वहां पे वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ भी ले लूं, एग्जाम्पल दुनिया भर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस 2, कॉस क्यूब थीटा प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा। आप कुछ भी ले लो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक इसमें से 6 में से कोई भी एक अगर किसी भी इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें कुछ भी हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इतना ही है बेसिकली। सो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब हुआ कि ट्रिगोनोमेट्री का यानी कि ये जो रेशियोज है उसमें से कोई भी एक रेशियो इक्वेशन में कंटेन होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे उसको? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। लिख लीजिए इसको। थर्ड नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। स्ट्रक्चर जो होना चाहिए बेस रेस्ट टू पावर के रूप में ही होगा, लेकिन यहां पे जो बेस होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट, और जो पावर होना चाहिए दैट शुड बी वेरिएबल। बेस जो होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, और पावर हमेशा क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। ऐसा इस बेस के बारे में भी आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दैट्स इट, इतना ही कांस्टेंट है इस पे और कुछ भी नहीं है। बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। चलो मेरा सवाल है 3 टू पावर x ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक है कि एक्सपोनेंशियल है? अलजेब्रिक के लिए आपके दिमाग में क्या इमेज बनता है? यहां बेस में क्या होना चाहिए? वेरिएबल। और एक्सपोनेंशियल के लिए क्या आता है? पावर में क्या होना चाहिए? वेरिएबल। बस इतना ध्यान रखो, पावर में क्या होना चाहिए? वेरिएबल। यहां बेस में कांस्टेंट है, पावर में क्या है? वेरिएबल है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा एक्सपोनेंशियल है। तो ऐसे कोई भी फंक्शन होगा ना बेटा, जैसे 2 रेस्ट पावर एक्स, 2 रेस्ट पावर माइनस एक्स, 3 रेस्ट पावर माइनस एक्स, कुछ भी ले लो, ये सब के सब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। एक स्पेशल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है ई से। ई का मतलब होता है आइलर कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? आइलर, ई रेस्ट टू पावर एक्स। इस ई को हम लोग बोलते हैं आइलर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 2.71828। अप्रोक्सीमेट हम 2.7 यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, जस्ट अ कांस्टेंट नंबर। और ई रेस्ट पावर एक्स, एक्स क्या है हमारा? वेरिएबल। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिजिक्स में अधिकांश जगह पे आप देखोगे ई रेस्ट पावर एक्स में ही खेलते हैं हम लोग बेसिकली। ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स। चलो इसमें बताओ कितने टर्म्स है इसमें, जल्दी से देख के बताओ कितने टर्म्स है? 4। टर्म नंबर 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। पहला टर्म कौन सा फंक्शन है? कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। कैसे पता चला? यहाँ पे बेस में जो है क्या है? कांस्टेंट है, और पावर क्या है? इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। दूसरा टर्म क्या है?
वेरी गुड, एक्सपोनेंशियल। तीसरा टर्म क्या है? अलजेब्रिक है पक्का। बेस में वेरिएबल है और पावर में कांस्टेंट, तो ये अलजेब्रिक हो गया। चौथा फंक्शन क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक। यानी कि इसमें मिक्स वाले फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन मिक्स हो गए। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स ई रेस्ट टू पावर एक्स, समथिंग लाइक दिस। अब बताओ इसमें कितने फंक्शंस है, कितने डिफरेंट टाइप के मशीन्स है? सोचो, अपने अपने दिमाग से सोचो और बोलते जाओ, कितने तरह के अलग अलग फंक्शंस है। कैटेगरी दिख रही है? बताओ ये कौन सा कैटेगरी है? अलजेब्रिक। और ये कौन सा कैटेगरी है? ट्रिगोनोमेट्रिक। ये कौन सा कैटेगरी है? एक्स। मतलब कितने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस है यहाँ पे? 3। और ये हमें पहचानने आना चाहिए कि भाई इसमें, इस पर्टिकुलर टर्म में 3 डिफरेंट फंक्शंस है, तीनों अलग अलग फंक्शंस है। और जब हम ये प्रोसेस यूज करेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया था कुछ देर पहले, डिफरेंशिएशन, तो हमें ये पहचानने आना चाहिए कि इसमें कितने टाइप के डिफरेंट फंक्शंस मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है, यहाँ पे ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, और यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है। तो इस तरीके से पहचान जाओगे अगर आप, तो आपका काम बेहद इजी हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास में अगर मैं एक डॉट भी बताऊंगा ना, उसका कहीं ना कहीं आगे यूज होने वाला है, इसलिए बता रहा हूं मैं। अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपको बहुत ज्यादा पढ़ा करके। तो ये याद रखिएगा, आपको एक एक बात जो यहाँ पे बता रहा हूं, सब हो सकता है आज के क्लास में या हो सकता है कल के क्लास में यूज होने ही वाला है आपको। नोट डाउन दिस, पूरा नोट डाउन कर लो। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, इरेज करूंगा मैं सब कुछ। डन। कितने तरह के फंक्शन बताए अभी तक मैंने आपको? अभी तक कितने तरह का बताया? 3। पहला क्या था? एकदम बिंदास बता जाओ, घर पे याद करने की जरूरत ही नहीं। पहला क्या था? अलजेब्रिक। कैसे सोचोगे अलजेब्रिक का? इमेजिनेशन क्या होता है अलजेब्रिक का मतलब? मुझे तो बस दिखता है एक्स रेस्ट पावर क्यूब या एक्स रेस्ट पावर 2, तो एक्स क्या है? वेरिएबल। पावर क्या है? ऐसे जो भी स्ट्रक्चर रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक। क्या बोलेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब? बोलो ना 6 फंक्शन का नाम, फटाफट बोलो ना। साइन, कॉस। ठीक है, ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक। तीसरा कैसा है? कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल। नीचे बेस में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ऊपर पावर ई रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर एक्स, कुछ भी बोलो आप। ऊपर में वेरिएबल होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल। क्या बोलेंगे? लास्ट वन इज 4th नंबर, लिखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो, कोई भी फंक्शन जिसमें LOG लगा होगा, इसको बोलते हैं हम लोग लॉग फंक्शन। इसके अंदर एक बेस होता है, सॉरी, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा जिसको हम इनपुट बोलेंगे, और नीचे एक बेस होता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा होगा, लॉग बगल में रहेगा आर्ग्यूमेंट और नीचे क्या रहेगा? बेस। अगर मैं लिखूं log x बेस 2, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, log x बेस 2, ऐसा रीड करते हैं। चलो इसको रीड कर दिखाओ सब लोग, इसको रीड करके दिखाओ। log बेस 3, log e बेस x। यहां अगर मैंने लिखा log x बेस e, कुछ भी कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से, ठीक है। नीचे भी वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है कि नीचे वेरिएबल नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ये फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ऐसे फॉर्मेट में रहा तो हम क्या बोलेंगे? लॉग। ये तो दिख ही जाएगा, जहां लॉग लिखा रहेगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये लॉग पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, लॉग लिखा हुआ दिखे, लॉग फंक्शन है, दैट्स इट। एग्जाम्पल के रूप में लिख लो आप, ये एक टर्म लिख लेना, log x बेस e। ये एक स्पेशल टर्म है, इसको बोलते हैं अगेन आइलर्स कांस्टेंट, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था। बुक में ये इतना लंबा लाइन ना लिख करके एकदम सिंपल लिखा जाता है ln x। log x बेस e को ln x के रूप में डिनोट किया जाता है। log x बेस 2 को lgx बोलते हैं। फॉरेन ऑथर का बुक अगर कभी गलती से रीड किए अगर, तो आपको वहां पे log x बेस 2 जहां पे भी यूज होगा
वहां LGX का इस्तेमाल करते हैं, बट अभी नॉर्मली यहां पे आपको नहीं मिलेगा इंडियन ऑथर में। log x बेस 10, इसको सिंपल log x भी बोल सकते हैं। log x बेस e को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसको हम लोग बोलते हैं, बेस में अगर 10 होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। बस ये 3 बातें आप ध्यान रख लो लॉग के बारे में। सब में log x ही अगर देखोगे गौर से तो सिर्फ एक में क्या है बेस e, दूसरे में क्या है 2 और तीसरे में 10। अगर 10 रहेगा तो क्या होगा कॉमन, e रहेगा तो नेचुरल, और अगर 2 रहेगा तो इसको नॉर्मल हम LGX भी बोल सकते हैं बेसिकली। इसको नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान रखिए। बस कहीं पे भी अगर मैंने लिखा है इसके बाद ln x तो आपको समझना है उसका बेस क्या रहने वाला है, e रहने वाला है, उसका बेस e होने वाला है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना बच्चों को याद नहीं रहते ना तो बाद में सफर करते हैं आप, तो आपको सफर नहीं करना है। log x बेस e को हम लोग बोलते हैं ln x, log x बेस 10 को हम चुपचाप log x भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन लॉग। तो कुछ नहीं लिखा रहेगा बेस में तो आपको 10 समझना है, और अगर लिखा रहेगा e तो आपको ln समझना है, ln x है। चलो ये हो गया आपका नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है, ये हमने नॉलेज ट्रांसफर कर दिया। अब इसको इंप्लीमेंट करने आता है कि नहीं आता वो चेक कर लेते हैं। तो पहले इंप्लीमेंट करना सीखते हैं। जो मैं बोर्ड पे लिखते जाऊं बताते जाना कि कौन कौन सा फंक्शन है वो। ओके सो मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, फटाफट मुझे बताते जाइए। एक्स रेस्ट पावर 3 कौन सा है? सब लोग बोलेगा कंपलसरी है। एक्स का पावर 3 अलजेब्रिक, 2x 5, वेल डन। इसको कहीं कहीं पे अलजेब्रिक भी बोलते हैं और कांस्टेंट फंक्शन भी बोला जाता है। जब कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसको कांस्टेंट फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला अलजेब्रिक, ये कांस्टेंट फंक्शन या अलजेब्रिक, ये वेरी गुड ट्रिगोनोमेट्रिक, ये अलजेब्रिक, ये एक्सपोनेंशियल, ये कौन सा, ये लॉगरिथमिक, ये अबे लॉगरिथमिक कैसे है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। ये वाला एक्सपोनेंशियल है। ये कौन सा है? ये ओ मतलब सीक्वेंस में तुम लोग को बड़ा अच्छे से आ रहा था और सीक्वेंस बदल रहा हो तो नहीं आ रहा है। एक मिनट ट्राई करते वापस। ये 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 समझ में आ गया आपको? आप फंक्शन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कुछ भी स्टार्ट करूं, कुछ भी, आपको सबसे पहली चीज फंक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए कि फंक्शन इतने टाइप के होते हैं। तो जब मैं कैटेगराइज करूंगा तो फंक्शन के बेसिस पे ही कैटेगराइज करूंगा मैं। सबसे पहला लिखिए ऐसा, उसके नीचे डिफरेंशिएशन टेक्निक्स, डिफरेंशिएशन टेक्निक्स, डिफरेंशिएट करने के टेक्निक्स क्या क्या होंगे? डिफरेंशिएशन टेक्निक्स देखो, अगर y की डिपेंडेंसी x पे है तो इसको हम लोग ऐसा रीड करते हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। अगर y की डिपेंडेंसी x पे है तो हम इसको लिखेंगे फंक्शन ऑफ x, और y की डिपेंडेंसी मान लेते हैं z पे है तो इसको लिखना पड़ेगा फंक्शन ऑफ z। y की डिपेंडेंसी x और z पे है तो इसको लिखना पड़ेगा x, z। बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पे 2। जब हम 2 फैक्टर पे डिपेंडेंट होते हैं वो 2 वेरिएबल होता है, इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन, इसको बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन, मल्टी वेरिएबल फंक्शन। और इन सबको हम लोग बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल फंक्शन। नोटेशन समझ लीजिए,
y की डिपेंडेंसी जिस पे रहेंगी f के अंदर उस चीज को लिखेंगे, y की डिपेंडेंसी जिस पे रहेंगी f के अंदर उसको लिखेंगे। मान लेते हैं पाकिस्तान की डिपेंडेंसी इंडिया पे, तो क्या लिखना चाहिए मुझे, पाकिस्तान दिस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कोई भी चेंजेस अगर आएगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ने वाला है, पाकिस्तान में पड़ने वाला है। इंडिया का जीडीपी अगर इंक्रीज किया तो उसका फर्क किसको पड़ेगा, पाकिस्तान को। पाकिस्तान आउटपुट है, क्या है, और इनपुट के रूप में कौन है, इंडिया। और कुछ फंक्शंस है, कुछ मशीन है, कुछ वेरिएबल्स है, कुछ मशीन है बेसिकली, कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू इसके बदलने पे उसमें बदलाव आना है। मान लेते हैं आपके बारे में बात करूं यू, और मैं अपने बारे में बात करूं मी, तो क्या लिखूंगा मैं, यू दिस इज इक्वल टू, बोलो 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 फटाफट, दिमाग लगा और बोलो, फंक्शन ऑफ, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उस पर डिपेंडेंसी आएंगे कि आप कैसा पढ़ोगे और आपका फ्यूचर कैसा कितना ब्राइट होगा बेसिकली। तो आपकी डिपेंडेंसी मुझ पर डिपेंड करती है, यू आर अ फंक्शन ऑफ मी, सही बात है ना, यू आर अ फंक्शन ऑफ, एंड इंडिया इज अ फंक्शन ऑफ यू। आप कितना अच्छा करते हो उस पर डिपेंड कौन करेगा, इंडिया। सो इंडिया इज अ फंक्शन ऑफ यू। मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी की डिपेंडेंसी किसी दूसरे पे अगर है तो लिखने का तरीका क्या होता है, फिजिक्स में लिखने का तरीका मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। चलो इसको रीड करके दिखाओ सब लोग बिना इसको देखे हुए, बोलो क्या रीड करना चाहिए इसको, y इज अ, और इसको क्या रीड करेंगे, y इज अ फंक्शन ऑफ। अब अगर लिख के बताओ अगर मैं कि y इज इक्वल टू बच्चों साइन स्क्वायर x है, चलो बताओ y की डिपेंडेंसी किस पे है, कुछ लोग बोलेंगे साइन पे है, लेकिन साइन फंक्शन है, क्या है, मशीन है, उसकी डिपेंडेंसी मशीन पे नहीं चेक करनी है आपको, मशीन के अंदर इनपुट क्या है, x। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ x। नहीं आया समझ में। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू कॉस टी, चलो बताओ y की डिपेंडेंसी किस पे है, t पे, तो क्या लिखना चाहिए, फंक्शन ऑफ t। अगर मैं लिखना मैंने y इज इक्वल टू कॉस क्यूब जेड स्क्वायर, अब बताओ y की डिपेंडेंसी किस पे है, z पे, तो y फंक्शन किसका है, फंक्शन ऑफ z। z में बदलाव करेंगे, कॉस क्यूब जेड स्क्वायर की कुछ वैल्यू आएंगी, y बदलता रहेगा। तो y की डिपेंडेंसी किस पे है, z पे है। तो हम इस तरीके से नोटेशन यूज कर सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे x पे डिपेंडेंसी है, फंक्शन ऑफ t, t पे डिपेंडेंसी है, फंक्शन ऑफ z, z पे डिपेंडेंसी है। चलो बताओ अभी जो लिख रहा हूं उसके लिए क्या लिखोगे, तुम क्या बोलोगे, साइन क्यूब y प्लस कॉस स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस लॉग टी बेस ई। बताओ जेड की डिपेंडेंसी किस पे है, y पे, दूसरा t पे, और तीसरा अगेन t पे ही हो गया। इसको मान लेते हैं समथिंग x मान लो। बताओ y की, अब z की डिपेंडेंसी किस पे है, y पे है, दूसरा t पे है, तीसरा क्या है, x पे। तो z इज अ फंक्शन ऑफ y कॉमा t कॉमा x। अब ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है कि सिंगल वेरिएबल है, बट ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये भी क्या है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ये भी क्या है, सिंगल वेरिएबल। समझ में आपको। तो जब मैं ये नोटेशन यूज करूंगा तो आपको ये फील आना चाहिए कि इस तरह के फंक्शंस के लिए वो नोटेशन यूज किया जा रहा है बेसिकली। लिख लीजिए, इसको नोट करके लिखना। देखो अभी ये नोटेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटेशन होने वाला है आपके लिए, dy बाय dx। इसको रीड करते हैं, रीड एज dy बाय dx, ऐसा ही रीड करते हैं नॉर्मली, dy बाय dx। लेकिन अगर हम फिजिक्स में बात करें तो इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मुझे बताओ y की डिपेंडेंसी किस पे है, x पे। y की डिपेंडेंसी किस पे है, x के चेंज होने से कौन चेंज होने वाला है, x के चेंज होने से y किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू। अगर इसको फिजिक्स में बोलना है तो ये लाइन बोलना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में इसको बोलना है तो इसके लिए सिर्फ नोटेशन यूज करना पड़ेगा dy बाय dx। तो dy बाय dx का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये जो dy बाय dx उसको रीड करते वक्त हम सिंपल रीड करते वक्त ऐसा लिख सकते हैं dy बाय dx।
अब यहां पे अगर मैं dy बाई डी एक्स की जगह पे अगर मैं लिखूं डी जेड अपॉन डी टी, तो इसको क्या रीड करोगे फिजिक्स में, क्या बोलना पड़ेगा बताओ? हाँ सबको बोलना है, ट्राई करना एक बार। रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी मतलब टाइम, टी मतलब टाइम। अगर मैं बोलूं कि डी वाई अपॉन डी जेड, अब क्या बोलोगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अगर मैंने ऐसा लिखा डी एक्स अपॉन डी टी, इसको क्या रीड करोगे? डी एक्स अपॉन डी टी, इसको क्या रीड करोगे आप लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ। और फिजिक्स में अगर आप सुने होंगे अगर, तो एक्स का मतलब होता है पोजीशन। क्या होता है? पोजीशन। एक्स का मतलब होता है पोजीशन। आप रीड करो तो इसको क्या रीड करोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी पार्टिकल अपने पोजीशन से अगर हटेगा तो उसके पास वेलोसिटी होंगी। क्या होंगी? और इसी dx अपॉन dt को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको वेलोसिटी। जब भी हमें वेलोसिटी निकालने के लिए कोई सवाल अगर आएगा तो हमें क्या करना चाहिए? dx अपॉन dt। और रीड करने का तरीका क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो ना फटाफट बोलो ना, पहला ही क्लास है अभी आपका। रेट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो उसी तरीके से अगर मैं लिखा dv अपॉन dt, v मतलब, चलो रीड करो इसको फटाफट। क्या रीड करेंगे? रेट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको रीड करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई बता सकता है वेलोसिटी के चेंज होने से क्या आएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। तो दिस विल प्रोवाइड यू एक्सेलरेशन। क्या प्रोवाइड करेगा आपको? एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। और अगर मैं dA अपॉन dt बोलता हूं बच्चों, तो बताओ तो क्या लिखना चाहिए मुझे? रेट ऑफ, वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको फिजिक्स में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जर्क, वेरी गुड। क्या बोलते हैं इसको? जर्क बोलते हैं। तो देखो कुछ मैंने बात जो बताया वो सब याद रखना है। dx अपॉन dt ऐसे ही रीड करो बिना देखे, बोलो तो dx अपॉन dt को क्या रीड करोगे? रेट ऑफ, थोड़ा फास्ट बोलो ना, रेट ऑफ, उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? dv बाई dt क्या है? वैसा नहीं, स्टाइल मत मारो, जो बोलने के लिए बोल रहा हूं वो बोलो। dv बाई dt को हम लंबा कैसे बोलेंगे? रेट ऑफ, क्या बोलेंगे उसको? हाँ उसको फाइनली बोलेंगे एक्सेलरेशन। dA अपॉन dt क्या है? क्या बोलते हैं फिजिक्स में उसको? जर्क। इसी तरीके से आता है मोमेंटम। क्या आता है? मोमेंटम। कहीं पे मैं लिख देता हूं मैं dp अपॉन dt। अब इसको रीड करना है। p का मतलब मैं बता रहा हूं आपको मोमेंटम है, मोमेंटम रहता है। चलो रीड करो तो सबको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स। क्या बोलते हैं? फोर्स। फटाफट रट लो इसको और लिख भी लो, पहले पहले लिख लो उसके बाद याद कर लेते हैं इसको, क्योंकि इसके बेसिस पे आज पता नहीं आज तो मैं दूंगा कि नहीं दूंगा सवाल। कल सबसे मजेदार मजेदार क्लास रहेगा आपका, जिसमें फिजिक्स सीखना चालू कर दोगे आप डायरेक्ट ही। फिर से बता रहा हूं मैंने पिछले 12 या 13 साल से जितने भी चीजें मैंने पढ़ाया है उसका सबसे अलग वर्जन जो है आपके बैच में होने वाला है। सबसे अलग वर्जन, सबसे यूनिक वर्जन। ठीक है, यू विल एंजॉय इट, डोंट वरी। हो गया?
चलो अभी लिखना बंद करो, तो अभी पहले लिखना बंद करो, पहले सबको इसको रीड करके बताओ क्या लिखेंगे, उसको क्या रीड करेंगे। एच का मतलब मैंने दिया हाइट और टी का मतलब टाइम। हाँ, तो जब भी मुझे कहीं पे भी फिजिक्स में निकालना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम किसको याद करेंगे, डी एच अपॉन डी टी के। बाकी इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, बात की बात है, पहले हम इसको याद कर लेंगे क्या चाहिए। इसका ट्रांसलेशन मैथमेटिक्स में डी एच अपॉन डी टी होता है। सो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये अगर हमें कहीं पे भी निकालना होगा तो आपके माइंड में जो आना चाहिए इस लाइन के करस्पॉन्डिंग, वो आना चाहिए डी एच अपॉन डी टी। अच्छा, डी थीटा बाई डी टी को कैसे रीड करेंगे, एंगल है थीटा का, मतलब बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अब ये एंगल को ना फिजिक्स में बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन, क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ, हाँ, एंगुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर एंगल बदलता है तो उससे जो वेलोसिटी आती है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ डी ओमेगा अपॉन डी टी को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट और याद रखना पड़ेगा आपको। सब कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पे कुछ 3 या 4 पॉइंट बताए और ये 3 पॉइंट बताए, टोटल 7 पॉइंट है। इसके ऊपर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स कल पूछे जाएंगे, कल बताए जाएंगे आपको। पहले पूरी चीजें लिख लीजिए। आज के लिए कोई डीपीपी नहीं रहेगा आपका, क्योंकि इसके ऊपर कोई डीपीपी देना मुश्किल है। कल जो कंटेंट होने वाला है उसके ऊपर बहुत बढ़िया डीपीपी मिलेगा आपको, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा आपको डीपीपी। और फटाफट याद कर लो, मैं पूछता हूं इसके बाद। तुम लोग भी सोच रहे होंगे पहले ही दिन आए और क्या क्या पढ़ा रहे भगवान जाने, है ना। 10th में कभी पढ़ा था क्या आपने ये सब, बोलो ना यार, खुल के बोलो ना, हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं आपने, नहीं पढ़ा था, ऑब्वियस बात है नहीं पढ़ा होगा, है ही नहीं सिलेबस में, दूर दूर तक नहीं है, तो बोलो नहीं, नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। आज मैंने जो पहला रूल बताया वो क्या बताया, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने आपको, डिफरेंशिएशन का फर्स्ट रूल क्या बताया मैंने आपको, कुछ भी नहीं बताया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रूल, ठीक है। हद है यार, तुम लोग कितना अटेंशन देते हो दिख रहा है मुझे। अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन के एक भी रूल को बताया नहीं है। रूल नंबर 1 हम लोग कल देखने वाले हैं, ठीक है। अरे ठीक है, फंक्शन के कितने टाइप, कौन कौन सा, पहला क्या है अलजेब्रिक, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, और चौथा क्या है। ये चारों को आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है आपको। अलजेब्रिक मेरे माइंड में जो आता है वो एक्स क्यूब आता है, बाकी तुम्हारे माइंड में क्या आता है वो देख लेना। एक्स क्यूब मतलब नीचे क्या है, ऊपर क्या है, इसका उल्टा हुआ तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, क्या हो जाएगा, और साइन कॉस टाइन कहीं पे आ गया तो ट्रिगोनोमेट्रिक। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात, लॉगरिथमिक की बात करें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, लॉग जहां दिख गया लॉगरिथमिक। ये चारों समझ में आ गया आपको। उसके बाद मैंने बताया था डिफरेंशिएशन बोलने का तरीका क्या होता है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं बोलूं डी एक्स अपॉन डी टी तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पूरा रटा हुआ होना चाहिए, अच्छे से बोलो, डी एक्स अपॉन डी टी, उसको बोलेंगे क्या, वेलोसिटी, क्या बोलेंगे, चलो डी बी अपॉन डी टी, आगे बोलो ना क्या बोलेंगे उसको, डी ए अपॉन डी टी। वाह वेरी गुड, डीपी अपॉन डी टी, अरे वाह, डी थीटा बाई डी टी, अरे वाह वाह वेरी गुड,
कुछ लोग ढूंढ रहे थे डी थीटा बाई डी टी कहां पे है ना, डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन। बाबू आज जैसे देख देख के बोल रहे हो ना, कल याद हो जाना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। तो कल ये याद रहना चाहिए, और बाकी हम देखते हैं कल के क्लास में डीपीपी 1 इस पे मिल जाएगा आज आपको। ओके, चलो थैंक यू सो मच, ठीक है।